और उन सबका हमने दिया साहब, और हमने अपने घर की परेशानी के बावजूद भी यात्रा कैंसिल करके हम यहाँ रुके हुए हैं। इसलिए हमारी अपील है कि जिन सदस्यों ने 193 का नोटिस दिया, पार्टी समय दे या न दे, उनको आप कृपा करके बुलाएं। पार्टी का समय निर्धारित है और पार्टी के तरफ से नाम आया है। आप तो न्याय करिए। श्री मुलायम समाजवादी हैं लेकिन चले गए किसी तरह से। ये ठीक कह रहे हैं कि पार्टियां तानाशाही हो गई हैं, हम नहीं हैं। सभापति जी, ये दुखद संयोग है कि मानसून संसद का ये सत्र चल रहा है, उसमें हमेशा बाढ़ पर चर्चा हुआ करती थी, लेकिन ये पहली बार मेरी राय में है, जो मेरी जानकारी है, कि मानसून सत्र संसदीय जो आप कहते संसद की जो बैठकें हैं सत्र चल रहा, उसमें सूखा पर चर्चा करनी पड़ रही है और ये भयंकर सूखा है और इतना भयंकर सूखा है कि तब अफसोस होता है कि दैवीय आपदा के नाम पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती। लोक कल्याणकारी राज्य की संविधान निर्माताओं ने कल्पना की है और लोक कल्याणकारी राज्य होता है, सरकार होती है। सूखा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, साइक्लोन हो, चाहे उड़ीसा जैसा सुपर साइक्लोन हो, जनता को सुविधा और हर तरह की सुविधा जनता को देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो लोक कल्याणकारी सरकार होती वो ऐसा काम करती है। लेकिन आज कभी आगे बताएंगे क्या क्या हो रहा है कि दैवीय आपदा की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज जब संसद में सूखा पर चर्चा है, उस समय भयंकर सूखा की चपेट में देश है। सिंचाई तो दूर है, पानी पीने के लिए भी और नहाने के लिए और कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं है। माननीय शिवराज सिंह ने बहुत अच्छी बातें रखी थी और इसे रखी थी कि आपका इसके माने गांव से भीतर रिश्ता जुड़ा हुआ है। गांव से रिश्ता नहीं जुड़ा होता आपका तो ये बातें रख नहीं सकते थे। मना प्लान, कमीशन, योजना, जाने क्या क्या। अगर सभापति जी कोई काम न करना हो तो कमेटी बना दो और कमीशन बैठा दो, जिम्मेदारी हो गई। 2 साल 3 साल में समय बढ़ता जाएगा। सुविधाएं प्राप्त के लिए बार बार कैबिनेट में जाता, मैं भोगी हूँ। मैंने भी देखा कि हमें और मौका दिया जाए जिससे लाल बत्ती और बंगला और सारी सुविधा भत्ता तनख्वाह मिले। ये कमेटियाँ कुछ इस तरह की होती हैं और कुछ कमीशन भी इसी तरह के होते हैं। तो जो काम न करना चाहो उसकी कमेटी बना दो, विशेषज्ञों की कमेटी बना दो। आज भुखमरी है, आज वर्षा हो जाए पूरी, तभी माननीय सभापति जी खरीफ की फसल लगभग पूरी खत्म, अब उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। ये आज हालत है। और उस वक्त सभापति जी आपके सामने हम हालत ये बता रहे हैं कि सब देश की है। राजस्थान में लोगों ने अपने जानवर छोड़ दिए हैं क्योंकि चारा नहीं है। भूखों के कारण उनके दरवाजे पर मरना किसान पसंद नहीं कर रहा है। यह हालत है, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। राजस्थान से आप आई हालत है राजस्थान की, और यही हालत आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यही हालत है जो आपने जिक्र किया था। आज औरंगाबाद और मराठवाड़ा में पानी पीने के लिए विवाद है, झाड़ा आपस में खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ आपकी राजधानी भोपाल में जो हमने पढ़ा है फॉर्म कि हर दूसरे दिन पानी की पूर्ति की जाती है पीने के लिए, नहाने के लिए, और तो छोड़िए ये पूर्ति की जाती है हर दूसरे दिन। और दुखी होकर के आपके दोनों मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, दोनों
पंढरपुर के एक मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने गए कि हे भगवान खुश हो जाइए, बरसात कीजिए, हम तो मुकाबला कर नहीं पा रहे। ये इससे ज़्यादा निराशाजनक जनता के लिए कोई काम दूसरा हो नहीं सकता है। माननीय कांग्रेस के साथियों, अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दीजिए कि भगवान के भरोसे देकर के कह करके जनता की इस तरह की जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं। ये क्या हम लोगों ने सरकार में रह कर के बाढ़ नहीं झेली, क्या सूखा नहीं झेली? आप और हम लोग साथ नहीं झेली। और उस वक्त तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री भी ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हों। और इसी तरह से आज बिहार में बुरा हाल है। अभी सूखा से लगभग आके 35 से लेकर 37 जिले थे, और अब आप कह रहे हैं कि 22 जिले नेपाल से प्रतिवर्ष पानी आता, उसकी चपेट में आ गए। वहाँ के मंत्री भी आपके यहाँ बैठे हैं। सबसे ज़्यादा मंत्री कहीं के हैं तो बिहार के, और इसी इलाके के। नेपाल का पानी हर साल आता है, ठीक है ना? उसी इलाके से, इस इलाके में नेपाल का पानी प्रतिवर्ष आता है और बाढ़ की चपेट में प्रतिवर्ष बिहार चला जाता है। अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रतिवर्ष वहाँ का गरीब किसान मजदूर बर्बाद हो रहा, बेघर हो रहा। हाँ, पूर्वांचल भी, हमारा पूर्वांचल आ जाता है, लेकिन इस साल पूर्वांचल थोड़ा कम बन गया महाराजगंज का। वो इसलिए अले कुशीनगर में बाढ़ आ गई, और बाढ़ है कुशीनगर में बाढ़ है। 8 गांव के तो मेरे पास नाम आ गए कि बिल्कुल पूरी तरह से गांव का गांव ही चले गए उत्तर प्रदेश के। तो आज हालत यह है कि सूखा और बाढ़, और उत्तर प्रदेश में 90% फसल तो आज से 10 दिन पहले खत्म हो गई, 90%। लेकिन अफसोस है कि आज अखबार पड़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री से मिला था, प्रधानमंत्री ने जो बताया उन जिलों को हमने 21 को घोषित कर दिया, और उन्होंने कहा कि नियमानुसार काम कीजिए। ये राजनाथ सिंह महामंत्री और ये क्या नाम, और एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि एक कानून है कि 50%। बोलिए तब बोलिए ना, मैं नहीं बैठता हूँ। एक बात सभापति जी अब बोल लेना, जो ड्राउट में उसे कर देंगे। देखिए, इस बात मत बोलिए, आप जब बोले तो सफाई दे देना। अखबार लेना, कोई अंधा होगा भाई ये बात कह सकता है, कोई अंधा होगा तो अखबार में एक भी नहीं है, अखबार बाकायदा है, और पढ़ लेना जाके। और टीवी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री ने हमको जो कहा उतने जिले हमने घोषित कर दिए, और हमसे कहा कि नियमानुसार काम कीजिए। हम नियमानुसार काम कर रहे हैं। ये महामंत्री राजनाथ सिंह और ये अध्यक्ष बन के चले गए, कौन है, विनय कटियार, ये तो बेकार बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री ने जो नियम बताए, हम नियम जानते हैं, 50% से ऊपर होगा तो उनको घोषित कर दिया। ये हालत है आज, ये संवेदनहीनता है। ऐसी सरकारों से उम्मीद कर सकते हो? आज ये हालत उत्तर प्रदेश के बारे में, और जहाँ के प्रधानमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री सीधा सीधा बता देंगे भाई कब कितने कोशिश करें तो हम प्रधानमंत्री से बात करें, और नहीं तो आप बता ही दे देंगे, और उतना ही घोषित करेंगे। और कितना शर्मनाक, और हमारे देश के अंदर इससे दुखद और शर्मनाक अध्याय क्या हो सकता है कि आपको स्वयं पता होगा, बिहार में भी होगा, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में है कि हमारे देश की महिलाएं रात के 10-11 बजे के बाद नंगा होकर के हल चला रही, जिससे इंद्रदेव हमें नंगा देख करके खुश हो जाए और बास हो जाए। इससे दुखद और शर्मनाक कोई नहीं हो सकता। यह आज हालत है। और लड़के जो तपती हुई जमीन और गर्म मिट्टी में लोट लोट करके अपने शरीर को जला रहे हैं कि किसी तरह से इंद्रदेव हम पर खुश हो जाए और वर्षा हो जाए। यह हालत है आज। अब इसको क्या कहे, क्या उनके दिमाग में है, लेकिन अगर वो पढ़ा होता, हम तो अब नहीं दोहराएंगे। हमारे नेता जगदीश मिश्र जी ने कह भी दिया है कि इस तरह का एक बार अकाल आया था और वर्षा नहीं हुई तो राजा जनक ने खुद हल चलाया था, लेकिन तब किसी महिला को नंगा
या किसी तरह से बच्चों को लेटने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये आज हालत है गंभीर। उतनी सरकार कितनी गंभीर है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों 2 बयान हमने किस्मती जी के पढ़े। अब हम नहीं कहेंगे, दोहराएंगे नहीं, दिनेश जी बोल गए, ये यार क्या चलाएंगे, न किस्मती चलाएंगे और न वो तो खैर मजबूरी उनकी है, थोड़ा उम्र का लिहाज करते हैं, कदर करते प्रधानमंत्री हैं, उनसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो कभी नहीं चलाएंगे, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके नेताओं को पता भी नहीं कुछ। अय्यर साहब बोल रहे थे कि आप किसान घर से आए। 2 बयान हमने पढ़े। एक बयान में उन्होंने कहा है, ये बयान दिया है, समाचार पढ़ने में लगा कि भगवान पर भरोसा करें और इंद्रदेव की पूजा करें, जिससे इंद्रदेव खुश हो जाएं और बरसात हो जाए। ये किस्मती का एक पहला बयान। और दूसरा बयान है कि चिंता मत करो, हमारे पास भंडारण भरा पड़ा है, कोई गले की कमी नहीं। क्या किस्मती को ज्ञान है कि इसी देश के अंदर ऐसे भी अवसर आए हैं कि खत्ती भरी पड़ी रही, भंडारण भरे पड़े रहे और लोग सड़कों पर, रास्तों पर तड़प तड़प के भूखों के कारण मरते रहे? क्या ये नहीं है? देश के अंदर ऐसे अवसर नहीं आएगा? क्या ये पता है किस्मती को? और उसके साथ साथ क्या इनको पता है कि जितना इनके पास भंडारण है उसमें 40% ऐसा अनाज है जिसको जानवर भी नहीं खाएंगे, जानवर भी नहीं खाएंगे। एफसीआई का कोई भी राज्य अन्न खरीदने के लिए तैयार नहीं। ये किस्मती का संवेदनहीन और इतना लचर बयान सरकारी तरफ से दिया जाएगा। इससे उम्मीद करेंगे कि ये सभापति जी के ये किसानों के किसान घर से आए। माननीय शरद यादव जी, हमें और आपको तो अच्छी तरह पता है, स्वयं चौधरी साहब ने कि मेरे पास टेप रखा लोहिया ट्रस्ट में, इसीलिए कई बार कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान नहीं, मैं वकील हूं, उसके बाद मंत्री हूं, और मेरा बेटा वकील का बेटा है, मिनिस्टर का बेटा है, ये किसान का बेटा नहीं है। ऐसे लोगों के हाथों में कुछ चला गया, सत्ता तो याद रखना, जो आज हो रहा भाई वो करेगा। क्या नहीं कहा? याद करो, कहा है। हाँ, हम लोगों के सामने कहा है, सबके सब समाजवादी पार्टी के लोग, लोकदल के लोग इधर उधर बैठे, सबके सामने कहा। अब अय्यर साहब को इतिहास तो पता नहीं, किसान के घर से आए। और मुझे फक्र है, वैसे तो नहीं कोई तारीफ नहीं, मैं अब भी खेती करता हूँ, अब भी, चाहे मौका कितने दिन का मिला, मेरी खेती में एक भी बीज मेरी परमिशन, अनुमति के बिना नहीं बोया जाएगा। हम जो बताएंगे किस खेत में क्या होगा वही बोया जाता है, ये सब लोग जानते हैं जो मौका मिला। तो हम जानते हैं खेती क्या है, खेती कैसे की जाती है। खेती में आज खेतिहर मजदूर और किसान पूरी तरह से बर्बाद हैं, और ये कहते हैं कि हमारे पास भंडार भरा पड़ा है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर किसान पर गरीबी क्यों है, माली हालत क्यों नहीं सुधरी, फिर भूखों क्यों मर रहा है, कर्जा का बोझ है, आप पे भंडारण भरे पड़े हुए, किसान की माली हालत क्यों नहीं अच्छी हो रही? नहीं कीमत मिलती, समय पर नहीं मिलती। क्या गन्ना की कीमत भुगतान हो गया? क्या आलू का भुगतान हो गया? एक का भी भुगतान नहीं किसान का, गेहूं का भी नहीं हुआ भुगतान। और ये कह देना कि सरकार में पैसा नहीं है, याद रखना सभापति जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, संसाधन न होने की जिम्मेदारी लेकर के जनता की उपेक्षा, जनता की सुविधाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सरकार का काम है कि संसाधन जुटाए और जनता का हर स्तर पर विकास करे, और जो सरकार ये काम नहीं कर सकती है, संसाधन नहीं जुटा सकती है, वो सरकार निकम्मी और नालायक है। हमने किया है, इसलिए मैं कहता हूँ। आज ये कहते कि वसूली स्थित कर दी जाए, अगले साल आएगा तब फिर वसूली स्थित हो जाएगी, क्या फ़ायदा? तो इकट्ठा उस पर वसूली की जाएगी, ब्याज और बढ़ जाएगा। आज ये कब से पहले तो ये करना चाहिए कि बाकायदा सूखाग्रस्त नहीं देश,
अकालग्रस्त देश घोषित किया जाए। अब सूखाग्रस्त नहीं रह गया, एक फसल बर्बाद हो चुकी, आप भी स्वीकार करते, इस राशि हम भी खत्म हो गए। हम जानते हैं कि खत्म हो गई, हमें पता है ना, इसे खत्म हो गई, हमारी खत्म हो गई तो सबकी खत्म हो गई। इसलिए कि और फिर कर्जा माफ़ किया जा सकता है, और माफ़ किया है सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, कि बिना सहायता के। शरद यादव जी सरकार में मंत्री थे, वायदा किया था सरकार से रुपया आधा देंगे, और 1400 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति 10,000 किसान पर हमने कर्जा माफ़ किया था, और सरकार ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, जिसमें आधा देने का वायदा था, 1400 करोड़। और यही हालत इसी तरह की थी, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, लेकिन योजना आयोग आपका है, पूछो उससे रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी 89-90 की थी, 91 तक। इसे 93-94 जब हम योजना आयोग में आए तो जितना हमने पैसा मांगा उतना ही स्वीकृत कर दिया, और माननीय प्रणब मुखर्जी उस वक्त उपाध्यक्ष थे योजना आयोग। रिजर्व बैंक की भी रिपोर्ट है। तो ये कह देना कि संसाधन नहीं है और संसाधन का अभाव है, इसका बहाना लेकर के जनता की उपेक्षा, जनता की मदद न करना, ये बहाना अपनी जिम्मेदारी से हटना है। आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं से संसाधन जुटाइए, हम लोग भी सहयोग करेंगे। का उत्साहवर्धन के लिए और स्वयंसेवी संगठन मदद करें तो 1 दिन की का 2 दिन की तनख्वाह देने के लिए हम लोग तैयार हैं, और देंगे, वैसे भी बहुतों को देंगे, मरते हुए भूखों को बचाने के लिए हम देंगे, और देना पड़ता है हम लोगों को वैसे भी। लेकिन ये भी अगर हो जाएगा प्रस्ताव और न हो जाएगा तो काट लेना, 1 दिन का 2 दिन की काट, 2 दिन की तनख्वाह दे सकते हैं। जो हम लोगों की ये मुसीबत है, सहयोग देने को तैयार हैं, सरकार को हर तरह सहयोग देने को तैयार हैं, जनता को हर तरह से सुविधा देने के लिए हम पक्षधर हैं। कि अब क्या हालत हो रही आज, इसलिए हम जानते हैं कि क्या हालत भुखमरी फैल गई, क्योंकि अब क्या हालत हो रही आज, इसलिए हम जानते हैं कि क्या हालत भुखमरी फैल गई। क्योंकि सभापति जी, छोटा किसान केवल 2 महीना 3 महीना का अन्न रखता खाने के लिए, वो सोचता है कि भादों में लगते ही, ये तो जनवरी अगस्त जानका का जुड़ते, हम लोग जानते हैं कि भादों में मक्का आ जाएगी, क्वार तक मक्का आ जाएगी, बाजा भी हो जाएगा, उसके आशा में अपना सारा कर्जा से, शादी से, कपड़ों में बेच लेता है, उसके घर में 2 महीना 3 महीना का केवल अन्न रहता है छोटे किसान, और मजदूरों पर महीना 2 महीना का उनका रहता है। वो सब के सब आज भूख के कगार पे, भूखमरी फैली। इसलिए हमने कहा कि अकाल ग्रस्त देश को घोषित किया जाए। ये 50% और 20% इस तरह के बहाना करके ठीक कहते कि अब तो गांव के गांव ख़त्म है, तो गांव के लोग दुआएं करें कि 50% से ज़्यादा सब बर्बाद हो जाए तो हमें सुविधा तब भी मिल जाए। ये ठीक है स्वराज सिंह, ये व्यवहारिक बात कही। क्या ये दुआएं करें, ये प्रार्थना करें कि बड़ा सब पर अकाल पड़े, हमारा गांव गया तो पूरे गांव बर्बाद हो, तब तो सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए गांव वाइज, क्षेत्र वाइज, परिवार कैसे कहाँ है, इसकी सूचना ब्लॉक के माध्यम, क्यों ब्लॉक है, किस बात के लिए ब्लॉक है, किस बात के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका सहयोग लेकर के नहीं पता, वो सही बता देंगे। प्रधानों की मीटिंग बुला लो, सही बता दें तुम्हारे गाँव में कौन भुखमरी, गाँव में चले जाइए, क्या लेखपाल क्या कर रहा है, क्या तहसीलदार कर रहा है, क्या नायब तहसीलदार कर रहा है। क्या ये भावना पैदा है तहसील के, ब्लॉक के लोगों में कि किस गांव में कितना भूखा, सब जानते हैं, दरोगा सबको जानता कितना कौन भूखा, उसके तान कौन डकैत, कौन कातिल, कौन बदमाश, सब जानते हैं, एक एक चीज बात पता है। लेकिन ये जिम्मेदारी से हट रहे हैं। हम लोग भी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते, बेईमान सबको बता देते हैं, और ये मौज लेते हैं नौकरशाह, सब बेईमान है हम लोग। अब तो मुश्किल हो गई है, वो संस्थाएं हैं उनकी नज़रों में वो ईमानदार, आपके देश की सीबीआई ईमानदार, आपकी नौकरशाही ईमानदार, और राजनीतिक सब बेईमान। जो बिल आ रहा है उसमें गुंडे चाहेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, गुंडे बलात्कार का कोई पकड़ के कर देंगे, रुपया देंगे, 2 रपटे लिखवा देंगे। ये जा रहे कानून बनाने, इससे अपराधी बढ़ेंगे
और गुंडे राजनीति में आएंगे। आप करो पूरी की पूरी समीक्षा सभापति जी, इस लोकसभा के अंदर कितने गुंडे हैं, कितने अपराधी हैं। शायद 2 1 4 कहीं निकल आए, या हर कोई निकल आए 2 4, तो 2 4 पूरे के पूरे उस सदन में हम तो सूची देख ली और सब बता दिए कि सारे के सारे राजनीतिक अपराधी हैं। हमने एक भी अपराधी को टिकट नहीं दिया। मुझे फक्र है हार गए, 2 4 सीटें हार गए, लेकिन एक को भी नहीं। मुझे खुशी है गिलक साहब नहीं है, अब उन्होंने तारीफ की है कि मुलायम सिंह ने पालन किया है अकेला, कि एक अपराधी को टिकट नहीं दिया। हमारे बगल में ही दिल्ली में जीतने वाला था, मैं जानता जीत जाएगा, नहीं दिया टिकट। हमको भी कैसे लोगों से लड़ना पड़ गया, लगातार दोहराऊंगा नहीं। कैसे कैसे लोगों को टिकट दे दे करके हमारे खिलाफ लड़ाते हो। कभी भला आदमी मिलेगा कृपा करके, कभी भले आदमी को लड़ा देना, कभी तो मेरा सौभाग्य होगा। हमारे खिलाफ अभी तक आपको कोई भला आदमी नहीं मिला। तो ये जो दल चाहेंगे, आप भी तो उसी में शामिल हैं, इसमें अपराधी अपराधी। आपके हम लोग आंदोलन करने वाले एक भी नहीं बचेगा। हमको क्या पकड़ता, हम क्या किया? जो आप इसे पकड़ते, आप सुधर रहे थोड़े से, और सुधर जाओ, और सुधर, बस और सुधर जाओ। इसलिए सभापति जी, गहरा गहरा बातों में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग सब अपराधी हैं, सब बेईमान हैं, और ये संस्थाओं के नाम नहीं लेंगे, सब ईमानदार हैं। ये माहौल बनाया जा रहा है जानबूझ करके राजनीतियों के खिलाफ। इसकी वजह से भी हम जनता में बदनाम हो रहे हैं। इधर व्यवहारिकता से सोचिए, ये है कारण। हम लोग चाहेंगे तो कोई नहीं अपराधी आ सकता लोकसभा में, और जनता कभी अपराधी को नहीं जिता सकती है। मजबूती से अगर लड़ा जाए, वहाँ की जनता अपराधी को कभी नहीं जीतने देंगे। मुझे अभी तक तो है कि एक भी अपराधी मेरे खिलाफ नहीं जीत पाया। बड़े बड़े अपराधी लड़े, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े धन्ना सेठ, जो भट्टों में झोंकने वाले, अपने मिलों में अभी अभी हत्याएं करने वाले लोग, अभी अभी ये हालत है। तो ये तो हम लोग इसलिए आज आपसे कहना चाहते, गंभीर मामला है, बाढ़ का भी और सूखा भी। जल स्तर नीचे चला जा रहा है। अभी तक हम 2 ही बातें उत्तर प्रदेश की बताते। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर सलाह से घोषित हुए हैं, तो हम 2 ही जिले की बात कह सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री के जिला जहाँ से वो लोकसभा के सदस्य हैं, और हमारा जिला गृह जनपद ही कह सकते हैं, जहाँ 20 फीट से लेके 21 फीट जल स्तर अभी 3 महीना के अंदर चला गया। 20 फुट इटावा और लखनऊ देखवा लीजिए, जहाँ से प्रधानमंत्री जी लोकसभा सदस्य, बड़ा नेता, और उनकी राय से लखनऊ वंचित रह गया। और कृषि मंत्री ने बागपत और मेरठ को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। वो उनकी जिम्मेदारी की इतनी पूरी हो गई। मेरठ और बागपत, अरे बागपत को कर दिया तो उनकी जिम्मेदारी खत्म। अब सूखा क्या वहीं का कृषि मंत्री? हम कह रहे पूरा अकाल, पूरे देश के अंदर अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए। अब ये सूखाग्रस्त नहीं, चाहे बाढ़ में हो चाहे किसी हो, अब तो अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए। सरकार तो अकालग्रस्त है। सरकार अकालग्रस्त नहीं है, सरकार अंदर अंदर षड्यंत्र करते है, षड्यंत्र तंत्र है, ऐसा मत सोचिए। इसलिए हम बहुत सारी योजना, अब पिछले 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की सूखा को लेकर 2 साल पहले, और फैसला हुआ कि काम के बदले अनाज, और दूसरा फैसला हुआ कि उसी की योजना के अंतर्गत तालाबों को खोदना। ये ठीक है, हमने बनाई थी योजना तालाब खोदना, बहुत खोदे भी हैं, शुरू कर दिया था जब हम सरकार में थे, उत्तर प्रदेश खोदा शुरू कर दिया। कोई उपाय नहीं है तालाब। अब कहाँ वो क्या किया गया? 2 साल पहले जो निर्णय लिया था सर्वदलीय बैठक में, प्रधानमंत्री जी कहीं से लिख करके स्वयं नहीं जवाब दे सकते तो कृषि मंत्री को जवाब दे दें। जवाब देते वक्त 2 साल पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें आपने 2 फैसले लिए थे। एक फैसला ये कि काम के बदले अनाज, और दूसरे तालाब खोदने का इंतजाम, पानी इकट्ठा गांव-गांव किया जाएगा।
उस योजना का क्या हुआ? वो योजना बाधा क्यों पड़ी, क्या मजबूरी थी? प्रधानमंत्री को पूछ लेना। उन्होंने 2 साल पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक में ये फैसले हुए, लेकिन उस फैसले का कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का नहीं हुआ। उल्टा मैंने आपको बता दिया, किस्मती जब आ गया प्रधानमंत्री का जिला और हमारा गैस जनपद दोनों 20 फीट से लेकर 21 फीट जल स्तर नीचे चला गया, लेकिन घोषणा हो गई आपके बागपत की। आपको प्रधानमंत्री, आप भी पूछेंगे प्रधानमंत्री से सूची बनाने के लिए कि कौन कौन किए जाएँ। मुख्यमंत्री तो सूची बता दी, क्या उन्होंने जो बताया उसको हमने कर दिया हैं। अब पूरा का पूरा है, पूरा उत्तर प्रदेश 90% फसल नष्ट हो चुकी है और स्वयं मुख्यमंत्री ने 65 जिले स्वीकार किए हैं। स्वयं मैंने जो अखबार, कितना गलत कितना सही, आपका मैंने बयान खुद पढ़ा कि 65 जिलों में सूखा भयानक है। अभी स्वयं प्रधानमंत्री को पूछने होगा, अब प्रधानमंत्री को पूछा होगा अभी हाँ, प्रधानमंत्री का एक सुझाव तो आ गया है कि इस देश में नकलची बहुत होते हैं साहब, बुरा न मानिए। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि छतों पर खेती करो। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि छतों का पानी इकट्ठा करो। हाँ, छत पे जो पानी इकट्ठा होता है बरसात का, छत समझ रहे हो? ये छत है, उसके ऊपर वाला पानी सब समझते हैं। कोई कौन करेगा क्या? ये वो इकट्ठा कुछ नहीं कीजिए। करेगा। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो इकट्ठा कीजिए। अभी गंभीर मामला है, आप कृपा करेंगे हमसे, ज़्यादा नहीं, जल्दी हम वैसे टच ही कर रहे हैं, वरना बोलना तो बहुत था। अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू कर रखी। आपने ठीक कहा, हम और तो छोड़िए, है तो सब प्रदेशों में, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो पास तो बीमे की प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। इतने जिले, इतने सूबे बता दिए जो हमारी जानकारी में है, एक पैसा नहीं है, बता दें। इतने आपने ठीक, ये बातें बहुत आपने रखी है। मैंने कहा हमारा भाषा तो आपने कुछ दे ही दिया। ये हालत है बिहार की, आपको पता है? आप बताएंगे आकर के, अभी तो बोलेंगे आप। और जल संकट का हम नहीं, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अन्नान ने कहा है कि अगला युद्ध पानी के लिए हो सकता है, इसकी आशंका अब बलवती हो चुकी है। यहीं देख लीजिए, औरंगाबाद, मराठवाड़ा में इस बात का विवाद खड़ा है और रोजाना कभी कावेरी पानी को विवाद होता है, कभी नर्मदा का होता है, और हम भुक्तभोगी हैं कि जमुना के पानी को लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और हिमाचल के मुख्यमंत्री बैठ करके लड़ते थे। तब विद्याचल सुगल जी पंचायत करते थे इसी जमुना के पानी को लेकर। तो ये विवाद खड़ा हो रहा है, सावधान हो जाइए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा था वो बिल्कुल अब उम्मीदें, आशाएं बलवती हो चुकी हैं। ये हालत है। इसे अब जल प्रबंधन का इतना अभाव है, वो भी कारण है, और नदी को बंटवारा पानी का। अब नदी के बंटवारा के बारे में हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि सिंध नदी का जो हुआ 1953 में समझौता पाकिस्तान के साथ, वो हमारे हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ हुआ है। अगर हो सके तो आप बात कीजिए किस्मती प्रधानमंत्री से, उन पर पुनर्विचार किया जाए और पुनर्विचार करके जो उस समझौते में हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ समझौता हुआ था, वो पाकिस्तान से बातचीत करके उस पर पुनः विचार करके अपने देश के हिस्से का पूरा पानी लीजिए। उसके चलते पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर में पानी और बिजली का संकट दूर हो सकता है। जो पाकिस्तान पानी हमारे हितों के खिलाफ ले रहा है, और आप समझौता गलत हो गया था और हम लोगों ने तब भी विरोध किया था और आज भी कह रहे हैं कि बातचीत करके उस पर पुनः विचार कर लीजिए सिंध नदी का। तो 4 सूबों में तो जल और बिजली की कुछ से समस्या हल हो सकती है। और अब सभापति जी जल पुरुष राजेंद्र सिंह, जिन्होंने राजस्थान के एक हिस्से को, आप राजस्थान के साथी सभी जानते हैं कि हिस्से को एक
सूखा से बचाने का, वहाँ हरा भरा बनाने का उन्होंने काम किया है। राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह बोलेंगे तो लेकिन जब अलीगढ़ के एक सेमिनार में गए, वहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष ने उनको अपमानित किया, ऐसा अपमानित किया, मारा, उन पर रासुका लग गया। तो किस्मती जी वही बयान आपको देना अच्छा नहीं था। राजेंद्र सिंह का अपमान हो क्या? थप्पड़ मारने से कौन सा देश का हित हो गया? देश विरोधी काम कौन सा? सूखे पे तो बता ही रहे। ये राजेंद्र सिंह ने सूखे का मुकाबला किया और आपने जाकर के बयान दे दिया कि मारना क्या गलत के थप्पड़ का पक्ष किया? क्या किसी जात बिरादरी से जल संकट दूर हो जाएगा? गलत मत लगाइए मुलायम सिंह जी। हाँ बारो सही है। बिल्कुल। क्या धमकी देते? मंत्री का घंटा है क्या? आप धमकी दे रहे हैं। हम नहीं देते, हम बात रख रहे हैं कि हमने बड़े विनम्रता से कहा कि किस्मती जी आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर ये आप इतने चुप बैठे जाए तो हम इतने भी निकल जाते, तो हम इतनी कह करके निकल जाते। हम बयान का भी जिक्र नहीं करते कि आपने बयान क्या दिया है। जाओ अखबार उठा के देखना, जब जवाब देना। गुस्सा घमंड न है सत्ता का, ये तो घमंड। हाँ, इसे गुस्सा आती है, सोचा करो आप मेरा नुकसान कर देंगे, मेरी गुस्सा तुम्हारा क्यों नहीं बिगाड़ सकती। सो इतना अंतर है। आप तो आज सत्ता में हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि थप्पड़ मारने का कहाँ से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया? राजेंद्र सिंह जैसे जल पुरुष, एशिया का नागरिक काका इतना ही काफ़ी है, जल पुरुष कह देना ही काफ़ी है। तो कम से कम इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब अनावृष्टि और जल पर्यावरण असंतुलन भी एक जिम्मेदार है। बेरोक टोक पेड़ कट रहे हैं और सरकार ने भी कई वृक्षारोपण के बड़ी योजना बनाई और वृक्षारोपण के बाद केंद्र सरकार ने सामाजिक वानिकी के लिए राज्यों को पैसा दिया, लेकिन मॉनिटरिंग कभी हुआ नहीं और पूरा का पूरा पैसा बर्बाद। अगर वो भी काम हो गया होता तो हरा भरा हिंदुस्तान होता, तो लोग के मानसून जो आज हम लोगों पर संकट डाला उससे बच सकते थे थोड़ा बहुत। ये हालत आज है। इसको किताब देखेंगे, उत्तर भी देंगे। किस्मती जी गुस्से में तो आप उत्तर दे नहीं पाएंगे, गुस्से में उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं। और मैं इसलिए ये जो आज कह रहे हैं वसूली रोक दी जाए, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, वसूली रोकने का सवाल नहीं है, ख़त्म करने का है। ब्याज ख़त्म करो, चाहे किस्तें में ख़त्म करो, कुछ तो कर्जा माफ़ करो। और हमने और किसानों का कर्जा मैंने इसलिए कहा कि मैंने माफ़ करके आपके सामने रखा था, माफ़ किया था। और आपके सरकार ने मदद की, बुनकरों को भी घोषणा कर दी गई थी और उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने 24 करोड़ रुपये हम दे देंगे। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से 24 करोड़ रुपया बुनकरों को दे दिया, लेकिन दिल्ली की सरकार ने आधा रुपया वापस नहीं किया और न उस वक्त का अदा किया। लेकिन कोई आर्थिक विकास में या जनता के विकास में कोई बाधा नहीं आई, विकास पूरा हुआ। और मुझे खुशी है कि वित्तीय स्थिति सबसे मजबूत उसी वक्त उत्तर प्रदेश की। तो ये काम हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल काम नहीं। अब ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि ये सारे सूबे हैं, उनको बार बार काम नहीं देंगे, बार बार घंटी बजती है। इनको अकालग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों के ऋण वसूली की सब मांग करे, बंद की जाए, बंद नहीं माफ़ की जाए। पूरी नहीं माफ़ कर सकते तो आधा माफ़ कर दो, ब्याज माफ़ कर दो। एक कानून हमने बनाया था 1977-78 में, जब सहकारिता मंत्री थे, कि सहकारिता में मूलधन से ज़्यादा ब्याज, मूलधन से ज़्यादा नहीं उस पर वसूल किया जाएगा। जब 10 साल का कर्जा हो, चाहे 20 साल का कर्जा हो, ये करके दिखाया था। मूलधन से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ये 77-78 में किया था और तभी चौधरी साहब खुश हो गए थे। और चौधरी साहब के बेटा होकर के किसान के पक्ष में बोले तब भी गुस्सा आती है। अब बताइए, अब बड़ा मुश्किल होता है। और मेरी गुस्सा इसलिए नहीं आती कि किसान का बेटा, हमारे नेता का बेटा, मैं कई बार बोल चुका इस बात को कि हमने कहा कि हमारे नेता का बेटा, इसलिए हम गुस्सा हम नहीं करते। हमने कुछ नहीं कह आए थे। आप मुझे जितनी गाली देते जाओ उतने ही
पिछलग्गू बनते जाता है। आज पिछलग्गू नहीं, नेता होते वहाँ बैठे होते, हो सकता वहाँ बैठ जाते, इधर देखो वहाँ, अगर हमको लेने से हो सकता था, लेकिन आप तो लग गए ऐसे ही आ गए कांग्रेसी संस्कृति पर, जल्दी से जल्दी राजीव गांधी बन गए तुरंत। मुश्किल तो ही हो गई, महात्मा मुलायम सिंह को नेता बोलते, लड़ जाओ मुलायम सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री के लिए, इसलिए वहाँ बैठे पिछलग्गू बन करके, वरना तो वहाँ बैठा लेते हम। अरे हम बैठा लेते वहाँ। हाँ यही कर रहा हूँ आपसे। अरे जब बोला तो बता दीजिए, आप बोले तो बता दीजिए, आपको तो बोलना है, आपसे उम्मीद ही नहीं है कि कुछ कर सकते हो, इसलिए हम आपको नहर बम्बा के नहीं पता है, इनको सामू नहर बम्बा पता रहता है, नहर बम्बा पता है नहर। हाँ बस चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि एकदम तात्कालिक उपाय हैं कि बाकायदा अकालग्रस्त घोषित कीजिए, किसानों का ऋण माफ़ कीजिए, बच्चों की फीस माफ़ कीजिए, और तालाब तो खोदना चाहिए। मैं बता गया, आपने नहीं सुन पाया। तालाब खोदने की मैंने कहा, नहरों में पानी नहीं, नलों में पानी नहीं, बांध में पानी नहीं, ये तो गवाह दे रहे, सबूत दे रहे कि कितना भयंकर सूखा है। मंत्रियों के घर में और हम लोगों के घर में तो पानी भी है, बिजली भी है, हमारे और आपके घर में। अच्छा ठीक है, और किसानों के आलू और गन्ने के भुगतान तुरंत कराइए किस्मत तत्काल, और बैंक के कर्जों की वसूली है उसको भी बाकायदा सरकार उसका दे, क्षतिपूर्ति करे, उसमें माफ़ कराइए, ब्याज माफ़ कराइए, कुछ न कुछ कराइए बैंक को। नहीं कहेंगे हम क्या करें, बैंक क्या करें, ये बैंक का है उसका पैसा, ये बहानागिरी मत कीजिए जब बोलें। और चारे की व्यवस्था करना चाहिए, दवाई की व्यवस्था करना चाहिए, और इस वक्त इतना भयंकर है कि पानी को टैंकरों को स्पेशल टैंक के जरिए आप रेल मंत्री बैठ करके जल्दी जल्दी पानी पहुंचाइए, स्पेशल टैंक ये इस वक्त। और काम के बदले अनाज आपने थे ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि 40% कोई आपका जानवर नहीं खाएगा, आपके भरे पड़े हैं गोदाम, आप क्या वो कह दिया, कोई स्टेट खरीदने को तैयार नहीं, सड़े गले रखे हैं, आप थे ही नहीं ऐसे। और दूरगामी के लिए राष्ट्रीय जननीति तो बनेगी, लेकिन समयबद्ध कार्यक्रम। उपाध्यक्ष जी, बात आंशिक तौर पर आपकी सही है कि एफसीआई के जो सप्लाई हो रही है उसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत शिकायत है, लेकिन ये जनरल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अनाज के मामले में एक हिस्सा खराब है और उसकी कई जगह शिकायत आती है, तो निश्चित तौर पर, लेकिन अधिकांश जगह, हाँ कई जगह है ऐसा, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनरलाइज में ये ठीक नहीं है, आंशिक तौर पर कई जगह शिकायत है, उसको ठीक किया जाए। सभापति जी, मंत्री से हम प्रार्थना करेंगे कि 10-15 भंडारगढ़ में चले जाइए और कहिए कि मुलायम सिंह गलत कहते थे, मैं स्वीकार कर लूँगा और आपसे खेद व्यक्त करूँगा। अगर 40% से 39% निकले, आप मौके पर चले जाइए। प्रतापगढ़ का, इलाहाबाद का भी देखा, आप चले, आप मौके पे जाइए, क्योंकि ये बहुत अभी कह रहे थे ना, वो तो कह गए देवेगौड़ा साहब, आपके राजीव गांधी ने स्वीकार कर लिया था, वो तो अंग्रेजी बोले नहीं जान पाएंगे सब। 16 पैसे केवल पहुंचता है मौके पर और 84% खाने वाले लोग हैं, इसलिए आप तो बोल चुके हैं, मौके पे जाइए। अगर मौके पे जाओगे हम मान लेंगे कि हम गलत बोल रहे थे, स्वीकार कर लेंगे इसी सदन के अंदर। तो मौके पे जाइए, मौके पे जाइए, इनकी नकल मत कीजिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हाँ इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे। अच्छा बहुत घंटी बजे, तो हम चलो खत्म कर रहे हैं। अब ये आपने कहा अब समाप्त कि किया, हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान की सारी तरक्की के बावजूद भी मौसम विज्ञान हमसे बहुत पीछे रह गया, सारी भविष्यवाणी उसकी गलत साबित हो। ये सही है, लेकिन मौसम के बारे में जो वैज्ञानिक हैं उन्हीं की सब गलती नहीं है, उनकी सब गलती नहीं है। गलती ये है कि उनके लिए कोई सुविधा इस तरह का काम नहीं किया गया सरकार की तरफ से। और अब हम इनके पक्ष में भी बोल दें, सुनिए केशवंती जी, केशवंती जी क्या देख रहे हैं, मैं आपके पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। ये जल संसाधन विभाग
और कृषि विभाग और बिजली विभाग, ये तीनों से संबंधित सूखा है और तीनों विभाग की उपेक्षा है। तीनों के पास न तो है कोई अधिकार और न है संसाधन। दे जाइए भाषण, हम आपके पक्ष से बोले न, इसलिए इन तीनों विभागों को संसाधन दीजिए और तीनों विभागों को अधिकार दीजिए, तब जाकर के किसानों के और मजदूरों के, गरीबों के सूखा का मुकाबला किया जा सकता है। वरना इन विभागों में कोई मतलब नहीं, न इनके पास पैसा है, न इनके पास अधिकार है। अब ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ जो कहा कि दलों में तानाशाही, मेरा साथी पुराना बैठा इधर पीछे, कह रहे दलों में तो तानाशाही है, इसलिए अनुशासन है। और यहाँ कुछ सदन में कैसे कह दिया है, इसलिए इन तीनों विभाग की उपेक्षा है। इनकी रहते कोई उम्मीद नहीं, इन तीनों विभाग को मजबूत किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। प्रोफेसर उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू। Sir, thank you very much, Mr. Chairman, sir, for having given me the opportunity to speak on this very important issue being debated in the House not once in a year but on 2 or 3 occasions. Almost every year it has become more or less a custom and ritual that is being performed at the misery of the nation and at the sufferings of the poor farmers. Sir, these adverse seasonal conditions which have been prevailing across the country in several states and also leading to drought and flood situations, making the people miserable, taking the lives of several people and also cattle, damaging the properties, rendering several people homeless, and reducing the people without having any employment opportunities. There are several cascading effects, not only on the agriculture side, not only on the employment generation side, including the fodder, including the drinking water. There are several issues. It is with a great concern and anguish I speak on behalf of my party TDP to project some of the views as whether we have been really concerned about this particular annual issue. I do not say that no effort has been put up by any government. Successive governments have been trying to do their best. It is the concern of everybody. But still, whether the steps that are being put up by the governments are adequate or not, whether the governments have to pull out their strength in further augmenting the steps, whether it is the long-term measures or the short-term measures. Sir, for 14 consecutive years, it has been said that there was a normal rainfall. Though in several parts of the country, there were several aberrations. The damage due to flood was there. The damage due to drought was there in several districts. But more or less, for about 14 years, we had a normal rainfall in this country. Meteorologists and also climatologists, they have predicted that in the 15th year also will be a normal year. And they have given the information to this nation and the people that the normal rainfall will be there even during this year also, for the 15th year.
So what had happened, sir? Quite contrary to the expectations and the predictions, there is an unprecedented, unusual drought situation that is prevailing in the country. What had happened to the predictions in the meteorological stations? Are we to blame the scientists who have predicted this? Or are we to blame whether the country is inadequate with the sophisticated machinery and the equipment for doing these predictions? Now it is a question of a soul-searching proposition for the government, and it is a heart-rendering problem for the people. So here said that we will have to make a thorough analysis before we speak about, I also speak about my state as how my state is suffering. I also speak about my country as how people in different states are suffering with regard to this one. But a little amount of analysis into the past is required. It is only the experience out of the past century or 2 centuries. It gives us scope for future planning and future formulation of the policies.